करने से मना करती है। इन दोनों के बीच हम एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, इसलिए इस केस में इस बात को डिटरमाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट की जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया। थर्ड क्वेश्चन, पार्लियामेंट गेव इफेक्ट टू आर्टिकल 17 by enacting, very easy, the Protection of Civil Rights Act 1955. Fourth question, Justice D.Y. Chandrachud reliance on Constituent Assembly debates to determine the scope of Article 17 is best explained by this method of constitutional interpretation. So what are the options? Option 1 is living constitutionalism, originalism, structuralism and textualism. तो इस सवाल का जो जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओरिजिनलिज्म। अब हम इन दोनों का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर ओरिजिनलिज्म का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, ऑप्शन में दो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, और दो इम्पॉर्टेंट जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें एक है ओरिजिनलिज्म और दूसरा है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जो ओरिजिनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो वही देना चाहिए जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग लॉ था, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो उसका ओरिजिनल मीनिंग था वही मीनिंग हमें उसको देना चाहिए। और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का यह बिलीव है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है वो समय के साथ बदलता रहता है, जैसे कि सोशल एटीट्यूड में चेंज आता है, तो बिना किसी फॉर्मल एडेप्टेशन के हमें समय के साथ उसको बदलना चाहिए, और उसी तरह जैसे समय बदलता है उसकी मीनिंग भी बदलती रहती है। तो जैसा कि हमारा आर्टिकल 17 हमें ये कहता है कि हम किसी भी कास्ट क्रीड किसी के भी हिसाब से एक्सक्लूजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, तो दैट ऑल्सो इंक्लूड कि अगर हम किसी भी महिला को उसके सिर्फ इस बात पे उसको एक्सक्लूड करते हैं कि वह उसका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यह हमारे संविधान की मूल प्रवृत्ति के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन IYLA, Justice D.Y. Chandrachud held that Article 17 has option number A, vertical application, option number B, horizontal application, option number C, indirect horizontal application and none of above। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन। तब आओ हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन होता क्या है। देखो, दो तरह के तो आओ समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो देखो, वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राइट ये है, ये एक बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि अगर कोई इसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वह स्टेट या किसी भी संस्थान के खिलाफ केस कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है कि स्टेट जो कि भी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, अगर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज हुआ है तो वह स्टेट के खिलाफ हुआ है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट, यह अगर कोई भी डिस्प्यूट प्राइवेट इंडिविजुअल या एंटिटी के बीच हुआ है और तब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तब यह कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादातर वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स को ही सपोर्ट करता है, बट देयर आर फ्यू आर्टिकल्स जहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल जो डॉक्ट्रिन है हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स वो भी लगता है, जिसमें सबसे पहले है आर्टिकल 15 जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, चाहे वो स्टेट हो या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हो, दोनों में से कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। इसी तरह जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात करता है, और यह किसी भी स्टेट और एक प्राइवेट इंडिविजुअल पे एक समान लागू होती है। तीसरा एक एग्जांपल हम दे सकते हैं जो कि है आर्टिकल 23 एंड 24 का, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर सकता है। तो ये वो ऐसे आर्टिकल हैं जिसके इन्फोर्सबिलिटी के लिए हम बोथ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जा सकते हैं। तो यह जो डॉक्ट्रिन है वह हमारा इस केस में लगा है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई थी, और डिस्क्रिमिनेशन जब भी होगा वह तब लागू होगा ये हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो या कोई भी प्राइवेट पार्टी हो। इसलिए हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि यहाँ हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज फ्रेम्ड
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन बाय 9 जज बेंच। अच्छा, जब हम केस की बात कर रहे हैं समरी की, तो उसमें मैं आपको एक और बता दूं कि आफ्टर द जजमेंट 50 से ऊपर रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। साल बाद इस रिव्यू पिटीशन को पेंडिंग रखा गया और जहां जहां ऐसा लगा कि कोर्ट ने ओवर रीच किया है अपनी पावर को, उस क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, लार्जर बेंच को भेज दिया गया। इसी लार्जर बेंच की यहाँ पे ये 9 जज के बेंच की बात हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन है कि इन द रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज फ्रेम्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर डिटरमाइनिंग बाय 9 जज बेंच। तो इसमें है फर्स्ट, स्कोप ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, आर्टिकल 25(1), स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन सेक्शन ऑफ हिंदूज इन आर्टिकल 25(2)(b), स्कोप ऑफ जुडिशियल रिकॉग्निशन टू PIL फाइल्ड बाय पीपल नॉट बिलोंगिंग टू द रिलीजियस डिनोमिनेशंस टू कॉन्टेस्ट अ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि विच जज ऑन द बेंच ऑफ IYLA डिसएग्री विद द जस्टिस चंद्रचूड़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 17। तो इसका जब हम केस की समरी डिस्कस कर रहे थे उसी में मैंने बताया था कि 4:1 से ये बात आई थी, जिसमें बाकी 4 जो जजेस थे वो एक मत थे, सिर्फ एक जस्टिस इंदु मल्होत्रा की राय अलग थी। तो इसका आंसर हमारा आंसर नंबर सी होगा। 8वां क्वेश्चन है, इन रीचिंग हिज कंक्लूजन ऑन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 7 जस्टिस DY चंद्रचूड़ साइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ ओरिजिनलिज्म का कॉन्सेप्ट लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है उसको वैसा ही लेने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर नंबर सी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि जब आर्टिकल 17 की बात की गई थी तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू डॉक्टर अंबेडकर का जो वर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन द पैसेज ऑफ अबव व्हाट डज द टर्म नॉन डिरोगेबल मीन्स। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप सबको यह बात पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ऑप्शन नंबर बी है कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर सी है कैन नॉट बी इन्फ्रिंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो आप सबको पता है कि कोई भी राइट नॉन डेरोगेबल तब होता है जब इट कैन नॉट बी इन्फ्रिंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो पढ़ते हैं इस आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द पिटिशन फाइल्ड बाय द इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन इन दिस केस वाज। केस डिस्कशन के शुरू में ही मैंने बताया था कि यह केस एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, जो कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है और उसी के बेसिस पे यह फाइल किया गया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हम बस इतनी ही बात करते हैं, अगले एक सवाल को लेके हम फिर आगे बात करेंगे। तब तक सब्सक्राइब करो, फॉलो करो सिंप्लीफाई लॉ को और अपनी क्लैट PG की तैयारी करते रहो। थैंक यू।